हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की बुक से बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? यानी ऐसा कौन सा लक्षण है जिसमें जंतु पादप से मिलते हैं? तो ऑप्शन सही होगा ए, ये दिन रात श्वसन करते हैं। यानी जंतु भी श्वसन करते हैं दिन रात, और पादप भी यानी पौधे भी दिन रात श्वसन करते हैं। ये लक्षण इनका दोनों का मिलता है। अगला प्रश्न है, जीवन का मूलभूत लक्षण है ऊर्जा गतिकी, वृद्धि तथा प्रजनन, अनुकूलन, ये सभी। तो जीवन का मूलभूत लक्षण वृद्धि तथा प्रजनन करना होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु, लेमार्क, लिवेनहॉग, थियोफ्रिस्टस। ऑप्शन सही होगा ए, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जबकि थियोफ्रिस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया है उपचयन, भौतिक क्रिया, अपचयन, प्रकाशानुवर्तन। ऑप्शन सही होगा इसमें सी, श्वसन अपचयन क्रिया होती है। आपको बता दें, जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है। इस क्रिया में सभी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन या O2 लेते हैं और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। श्वसन एक कैटाबोलिक क्रिया होती है या अपचयन क्रिया होती है, इसलिए इसमें आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं जीवोम, जीवमंडल, जीव संख्या, समुदाय। आंसर सही होगा पहला, जीवोम। अगला प्रश्न है, जीवन कहा जा सकता है किसको? आंसर सही होगा डी वाला, बी और सी दोनों को, अर्थात जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन जीवन होता है, या जीवधारियों के पदार्थ में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है ये। तो इस तरह से इसमें आंसर दोनों सही होंगे, बी और सी। तो आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी शाखा जीव विज्ञान की है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है? आंसर सही होगा डी वाला, आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर सही होगा इसमें सूर्य का प्रकाश। सभी जीवों के लिए पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉग, स्वान। आंसर सही होगा बी, सबसे पहले कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक ने देखा था एक कार्क के टुकड़े में। इन्हीं को ये श्रेय जाता है कोशिका की खोज का, अर्थात कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका मत के अनुसार कोशिका मत में क्या है? यानी ऑप्शन सही होगा इसमें डी वाला, कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाइयां होती हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होंगी? आंसर सही होगा सी, तारक केंद्र या सेंट्रियोल की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, एक जलपात्र में हरे जलीय पादप भी हों तो मछलियां स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि ये पादपों को खाती हैं, हरे वातावरण को पसंद करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, या पादपों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। तो आंसर सही होगा सी वाला, पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन या O2 को ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है, यानी पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होगा? तो आप सभी को मालूम होगा, जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अर्थात नहीं पाई जाती है। इसमें आंसर सही होगा डी वाला, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी जगह पर कोशिका कला होती है। अगला प्रश्न है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का, जीवित जंतुओं का, प्राइमेट्स का, हड्डियों का। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा पारिस्थितिकी एवं इकोलॉजी कहलाती है, यानी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, कोशिका मत के प्रतिपादक थे मेल्विन कैल्विन, ओपेरिन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान। तो कोशिका मत या सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत की थी, यानी आंसर से होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका का आवरण, कोशिका भित्ति, कवच, पेलिकल, कोशिका कला क्या होता है? तो आंसर सही होगा इसमें सी, पेलिकल होता है। जंतु पादपों से भिन्न हैं, मुख्यतः पोषण में, जैविक क्रियाओं में, जनन में, मूल रचना में। आंसर सही होगा ए, पोषण में जंतु पादपों से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया था, अभी मैंने बताया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले काठ के टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था और इन्हीं को कोशिका की खोज का श्रेय जाता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें सी वाला। रॉबर्ट ब्राउन ने जबकि केंद्रक की खोज की थी और मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम बताए थे। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है कहलाती है पारिस्थितिकी, कार्यकी, आनुवांशिकी, इथोलॉजी। आंसर सही होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है इथोलॉजी कहलाती है। आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है, यानी सरीसृपों का अध्ययन करने वाली शाखा को, जंतु विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? तो हार्पिटोलॉजी बोला जाता है उसको। आंसर सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन होता है क्या कहलाएगी? आनुवांशिकी कहलाएगी। आंसर सही होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, मोलस्का और इनके देह खोलों का अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? तो आंसर से होगा बी, कॉन्कोलॉजी कहलाती है। अगला, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर इसमें सही होगा लास्ट वाला, यानी डी वाला, मिर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर। रेशम उद्योग को सेरीकल्चर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो आंसर सही होगा इसमें सी, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, या कहा जाए तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे। अगला प्रश्न है, मछलियों का अध्ययन निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा डी, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों का संबंध किससे है? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों का संबंध कोशिका मत से है, या कहा जाए तो इन्होंने सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, सर्वजन मत देने वाले जंतु वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें बी, डार्विन थे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है निम्नोलॉजी। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सही होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं जॉन रे, बुफो, एंड्रियास बेसिलियस, विलियम हार्वे। तो आधुनिक शारीरिकी के जनक एंड्रियास बेसिलियस हैं, यानी ऑप्शन सही होगा इसमें सी वाला। अगला प्रश्न है, अगस्त बीजमैन ने प्रतिपादित किया कोशिका मत, जीवोत्पत्तिवाद, सर्वजनन मत, जनन द्रव्य प्रवाह मत। आंसर सही होगा डी, जनन द्रव्य प्रवाह मत अगस्त बीजमैन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, अंतः वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टैटिस नाम दिया गया। ये किसने दिया था? आंसर सही होगा ए, वाल्टर बी कैनन ने दिया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टैटम सन 1945 द्वारा दी गई परिकल्पना को कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा ए, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण है एक अपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया, भौतिक क्रिया, कभी कभी अपचयी तथा कभी कभी उपचयी। आंसर सही होगा बी, उपचयी क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है
शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर सही होगा इसमें डी, टेक्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, इथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है? ऑन्टोलॉजी, इथोलॉजी, टेटोलॉजी, टेरोलॉजी। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहा जाता है टेटोलॉजी। और अंतिम प्रश्न है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लुई पास्चर ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो आंसर इसमें आप सभी को पता होगा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आंसर सही होगा बी वाला। आशा है आज के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।